हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगलकालीन प्रशासन की। एक एक चीज़ को हमने बहुत डिटेल के साथ में मैंने ये प्रयास किया कि आपको हर एक चीज़ दिमाग में बिठा करके कहानी के माध्यम से, बातों के माध्यम से, ताकि ये एग्ज़ाम के दौरान आपके दिमाग में ये बातें बस याद आ गई तो ये आपका काम हो जाएगा। हम कुछ मुख्य अधिकारियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में कि मुगल काल में कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे। तो जैसे हमने बात करी, एक तो मीर आतिश, मैंने कहा आतिशबाजी करनी है ना, और आतिशबाजी छोटे मोटे कुछ बम नहीं फोड़ने, बड़ी बड़ी तोप ही फोड़नी है, तो तोप खाने का प्रमुख, ठीक है। फिर मीर बर से याद रखना, बेर खाने का, वन में जाकर के वन विभाग का प्रमुख। मीर बहर से याद रखना बाहर आई तो जल चाहिए, तो जल सेना का प्रमुख। और साई से नौकाओं का जो प्रमुख हुआ करता था, देख रेख करने वाला व्यक्ति होता था, वो मीर बहर कहलाता था। इसी कड़ी में आगे हमने देखा कि मीर बहर के बाद में हमने मीर तोजक की बात करी, है ना। तोजक से मैंने कहा कि ताजिया का याद रखना है, वाक्या नवीस, है ना। वाक्या मतलब समाचार लिखने वाला व्यक्ति। फिर हमने बात करी थी खुफिया नवीस, खुफिया गुप्त महत्वपूर्ण सूचना केंद्र में देने। हरकारा, क्या चीज़ है? हरकारा, मैंने कहा कि जासूस होता था, संदेश वाहक होता था, ठीक है। आगे बात समझिए, आगे हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द मिलता है और शब्द मिलता है बितकची। क्या शब्द मिलता है? बितकची, पूछा हुआ है, ठीक है ना। शब्द क्या मिलता है बेटा? बितकची, याद रखना, बितकची शब्द क्या मिलता है? बितकची, बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। बितकची या बितिकची, कई जगह बितिकची भी मिलते हैं और कई जगह बितिकची भी मिलता है, ठीक है। तो बितकची से याद रखना बातें करने वाला, है ना। और बातें करके, बातें भी कहाँ करेगा? वो प्रांत में जाकर के बातें करेगा। कहाँ? प्रांत में जाकर के बातें करेगा, फिर कागज में लिख लेना, है ना। किस में लिखेगा? कागज में। और बातें करेगा किससे? भूमि के पास में जाकर के, भूमि के जो किसान होते थे उनसे बातें करता था। तो मतलब क्या हुआ? देखो समझो, बितकची का मतलब था कि प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करने वाला व्यक्ति जो होता था वो क्या कहलाता था? बितकची। प्रांतों में, कहां पर? प्रांतों में, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कि प्रांतों में भूमि वे लगान के, प्रांतों में क्या करेगा? भूमि और लगान के कागज तैयार करेगा, ठीक है। कि कागज तैयार करने वाला, कागज तैयार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? बितकची कहलाता था। आगे बात समझिए, बितकची से बातें याद रखना। आगे बात समझिए। नेक्स्ट, मुशरिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं और इसको भी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। देखिएगा, अगला शब्द क्या मिलता है? मुशरिफ, ठीक है। अब देखो मुशरिफ को कैसे याद रखोगे? बहुत साधारण सा, इजी सा मैंने ट्रिक बनाया। मुशरिफ से याद रखना, मुशरफ, पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री हुआ मुशरफ, ठीक है ना। तो क्या करता था? राज्य की आय व्यय रखता था, वो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला लेखा अधिकारी जो होता था, लेखा अधिकारी, याद रखना। मुस्तफी तो क्या था? लेखा परीक्षक था। मुस्तफी पढ़ा हमने, ठीक है ना। इसका मतलब मुशरिफ के द्वारा तैयार किए गए राज्य के आय व्यय के लेखा जोखा की जांच कौन करता था? मुस्तफी करता था। और मुशरिफ कैसे याद रखोगे? मुशरफ, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या था? लेखा अधिकारी था। लेखा अधिकारी क्या था बेटा जी? लेखा अधिकारी था, ठीक है। और लेखा अधिकारी है तो क्या करेगा भाई? राज्य की कितनी आय हुई है, राज्य में कितना व्यय हुआ, उसका लेखा जोखा रखेगा। तो राज्य की आय, व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा रखता था। आगे बात समझ में क्लियर ना? मुशरिफ बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर शब्द क्या बनता है? मुस्तफी। मुस्तफी मतलब लेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल,
ये तो एक तरीके से सीए है ना। और मुस्तौफी क्या है, ऑडिटर जनरल, मतलब मुशर्रफ के द्वारा तैयार किए गए कागजों की रिकॉर्ड की जांच करता था कौन, मुस्तौफी। मुस्तौफी टॉफी देता था, मैंने कहा ना, क्या देता था, टॉफी देता था, किसको, लेखा अधिकारियों को, है ना। तो ये आपका क्या, लेखा परीक्षक है, क्या है, लेखा परीक्षक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है इससे, लेखा परीक्षक। क्या कार्य था इसका, मुशर्रफ द्वारा तैयार, मुशर्रफ द्वारा तैयार रिकॉर्ड्स की जांच करना इसका प्रमुख कार्य था। आगे बात समझ में, किसका, मुस्तौफी का, किसका, मुस्तौफी की। आगे बहुत सारे एक शब्द याद रखिएगा, शब्द याद रखना है, मुसद्दी। शब्द क्या रखता है, मुसद्दी, याद रखना है, मुसद्दी। क्या मुसद्दी, बंदरगाह पे जाके कि मुसद्दी, बंदरगाह है ना, तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करने वाला व्यक्ति मुसद्दी कहलाता था। ठीक है, बंदरगाह का प्रशासक, बंदरगाह का प्रशासक, बंदरगाह का प्रशासक बेटा जी क्या कहलाता, मुसद्दी कहलाता था। क्या कहलाता था, मुसद्दी। अब देखो एक चीज याद रखना, हरकारा हो गया, वाकया नवीस हो गया, खुफिया नवीस हो गया, और सव निगार, है ना, सव नीहे निगार, सव नीहे निगार। ठीक है, शब्द ऐसे हैं। ठीक है, सव नीहे निगार, ये सारे जो लोग थे वो गुप्तचर प्रणाली से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, वाकया नवीस जो होता था, जिसकी वाकया नवीस की हमने बात करी थी, तो वाकया नवीस के बारे में क्या ध्यान रखना है कि सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था कौन, और प्रत्येक सूबे की सूचना केंद्र को देता था कौन, वाकया नवीस। कौन देता था बेटा, वाकया नवीस सूचना देता था। जब हमने मीर बख्शी की भी बात करी थी उस समय भी मैंने आपको वाकया नवीस के बारे में बात करी थी। तो याद रखना, मैंने हरकारा लिखवा दिया, वाकया नवीस लिखवा दिया, खुफिया नवीस लिखवा दिया। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को विशेष रूप में आप लोगों को क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये आपका एक तरीके से हमने केंद्रीय प्रशासन जो था, इस केंद्रीय प्रशासन की हमने बात कर ली। अब अगला जो हमारा चैप्टर है इसी में मुगलकालीन प्रशासन में, वो मुगलकालीन प्रशासन में हमारा चैप्टर है प्रांतीय प्रशासन। हमारे बड़े मजेदार टेक्निकल टीम है ना, आदरणीय महेंद्र जी, है ना, बड़े खतरनाक है, आपकी क्लास रिकॉर्ड करवाते हैं तो मुझे भी बीच बीच में हंसाते रहते हैं, है ना, बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं। खैर, तो प्रांतीय प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, किसकी, प्रांतीय प्रशासन की। काला कुट्टा खा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। किसकी बात करते हैं, प्रांतीय प्रशासन की। चलिए प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं बेटा जी, ध्यान रखना। अब देखो, प्रांतीय प्रशासन में हम विशेष रूप से बात करते हैं, विशेष रूप से चर्चा यदि करते हैं, तो प्रांतीय प्रशासन का गठन करने का समय ना तो बाबर को मिला और हुमायूं को तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हुमायूं के पीछे तो शेरशाह सूरी ऐसे पड़ा था जैसे नहा धो करके। आगे बात समझ क्लियर है ना। तो प्रांतीय प्रशासन, है ना, प्रांतीय प्रशासन का जनक अकबर को कहा जाता है। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का वास्तविक जनक, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन के रूप में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें थी, जैसे वजीर था, है ना, और ये इस प्रकार की चीजें चलती थी। ठीक है, मीर बख्शी भी पहले से पद ऐसे कहा जाता है कि चलता था, लेकिन वास्तविक रूप में स्थापित जो है अकबर ने करवाया। लेकिन पूर्ण रूपेण जो प्रांतीय प्रशासन था, इस प्रांतीय प्रशासन का जनक अकबर को कहा जाता है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, याद रखना, यहां से आपका प्रश्न कौन सा आता है अभी बात करेंगे।
तो देखो पहली बात तो प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये आपका बेसिक सा प्रश्न बनता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। काला कट्टा कहीं पर भी नहीं कहा गया है, ठीक है, सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। खैर, तो देखो बाबर और हुमायूं को गठन करने का समय नहीं मिला, अतः मुगल प्रांतीय प्रशासन का जनक अकबर को कहा जाता है। प्रांतों की यदि हम बात करें तो देखो केंद्र को मैंने विभाजित बताया, मैंने कहा कि केंद्र किस में विभाजित था? प्रांतों में। जैसे प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। सूबे किस में विभाजित थे? परगना में। परगना किस में, माफ करना, सूबा किस में विभाजित था? सरकार में। सरकार किस में विभाजित था? परगना में। परगना किस में विभाजित था? ग्राम में। ये हमने विभाजन कर लिया था, फिर भी मैं आपको वापिस बता रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? उससे आगे की यदि हम बात करते हैं तो देखो अलग अलग व्यक्ति के शासनकाल में अलग अलग सूबों की संख्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है बेटा, ध्यान देना। आपसे सीधा सीधा प्रश्न, पहला बेसिक सा तो प्रश्न ये बनता है कि मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और अकबर के समय प्रांतों की संख्या या सूबों की संख्या कितनी थी, ये प्रश्न आपका आता है। और सर्वाधिक सूबे किसके शासनकाल में थे? तो सर्वाधिक सूबे औरंगजेब के शासनकाल में थे। ये आपके बेसिक सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज यहां से समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि बाबर व हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन का गठन करने का गठन करने का समय नहीं मिला। अतः मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का जनक अकबर को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? अकबर को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों का ये बन जाता है, ध्यान रखना। एक तरफ मैं अब शासक का नाम लिखूंगा और दूसरी तरफ उसके सामने उसके समय कितने सूबे थे उसकी मैं चर्चा आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे नंबर एक मैं यहां पर लिख देता हूं शासक, और सामने मैं इसमें लिख देता हूं प्रांतों या सूबों की संख्या। प्रांत या सूबों की संख्या, ठीक है। प्रांत या सूबों की संख्या। सबसे पहले, क्योंकि बाबर हुमायूं का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले अकबर की। किसकी बात करेंगे? अकबर की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर के समय प्रांतों की जो संख्या मानी जाती है 1580 में अकबर के समय 1580 में प्रांतों की संख्या या सूबों की संख्या थी 12, है ना। तो अकबर के समय देखो, फिर से घुमा करके क्या प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा यह जा सकता है कि अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो 12 याद रखना। या फिर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था, तो कब? 1580, शब्द याद रखना, कब? 1580, ठीक है। तो 1580 में सूबों की संख्या 12 है बेटा। 1580 ईस्वी में सूबों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है।
यहाँ से भी अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। मैं सारे प्रश्न की प्रकृति क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बहुत सीरियस होकर के पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा। तो 1580 में सूबों की संख्या कितनी है? 12। लेकिन अकबर के शासनकाल के समय की यदि हम बात करें तो 1556 से लेकर के 1605 तक लगभग पूरे के पूरे 50 वर्ष, कितने बेटा? 50 वर्ष का शासनकाल है। और उसमें 1580 में स्थिति यह है कि 12 सूबे हैं। लेकिन अंतिम समय में दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण के कुछ अभियान किए अकबर ने। और उस समय दक्षिण के अभियान में एक तो याद रखना बरार, दूसरा खानदेश और वे तीसरा अहमदनगर। बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के बाद अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में सूबों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई थी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि आईने अकबरी, जिसे हम अकबरनामा बोलते हैं बेटा, अकबरनामा वस्तुतः, अब इसमें भी थोड़ी सी डिटेल वाली बात है, मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को, ध्यान देना। अकबरनामा और अकबरनामा की रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। इसी अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय है, अकबरनामा का कौन सा अध्याय बेटा जी? तीसरा अध्याय है। इस तीसरे अध्याय को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दिमाग में याद रखना, ये है ना, अंदर की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आईने अकबरी में केवल 12 ही सूबों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा भी उल्लेख मिलता है प्रामाणिक पुस्तकों में, क्योंकि 1580 तक आईने अकबरी लिखी जा चुकी थी तो उसको अपडेट नहीं किया जा सका, इसलिए आईने अकबरी में सूबों की संख्या 12 ही है। लेकिन अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी ये ध्यान रखना, 15। 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? ये सीधे सीधे प्रश्न है, इस लाइन में आते हैं, इसी लाइन टू लाइन घुमा फिरा करके। तो याद रखना 12, ठीक है। एक नोट लगा रहा हूं मैं, देखिएगा। कि अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में, अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में, शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण अभियान, दक्षिण भारत अभियान, ठीक है, दक्षिण अभियान के बाद को जीतने के बाद सूबों की संख्या कितनी हो गई है? यहां पर लिख रहा हूं 15 सूबे। कितने बेटा? 15 सूबे। देखो ध्यान देना, मैंने नोट क्या लिखा है? 1580 में सूबों की संख्या 12 है। फिर मैंने नोट लिखा कि अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में जब उसने दक्षिण अभियान किया तो दक्षिण अभियान में उसने 3 क्षेत्र जीते, बरार, खानदेश और अहमदनगर। बरार, खानदेश और अहमदनगर। ये जीतने के बाद उसके शासनकाल में कुल सूबों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 15 हो गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से नोट कि आईने अकबरी में, आईने अकबरी में जो कि याद रखना है अकबरनामा का तीसरा भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग।
तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय क्या कहलाता है बेटा, याद रखना, आईने अकबरी कहलाता है। तो आईने अकबरी में सूबों की संख्या बारह बताई गई है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात बन जाती है। क्या महत्वपूर्ण बात बन जाती है बेटा, याद रखना कि आईने अकबरी में सूबों की संख्या कितनी है, 12। 1580 में अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, लेकिन शासनकाल के अंतिम समय में उसने दक्षिण अभियान किया, बरार, खानदेश और अहमदनगर को जीता, और इस प्रकार से 3 सूबे उसको नए मिले, और सूबों की संख्या कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। अगली हम बात करेंगे जहांगीर की। नंबर 2 शासक, तो जहांगीर देखिएगा, सुनिएगा भाई, जहांगीर के समय सूबों की संख्या पूछ ली जाए तो जहांगीर के समय भी सूबों की संख्या उतनी है जितनी अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में है। अर्थात बोले तो कितने बेटा जी, 15 सूबे। कितने, 15 सूबे। ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जहांगीर ने जब कांगड़ा का अभियान किया, हिमाचल प्रदेश है ना, कांगड़ा, हिमाचल का अभियान किया, और हिमाचल को जीतने के बाद में उसने कांगड़ा को लाहौर के सूबे में मिला दिया था। कौन से सूबे में, लाहौर के सूबे में मिला दिया था। यदि उसको अलग से रखता तो उसके समय सूबों की संख्या कितनी हो सकती थी, 16 हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। जहांगीर के जीवन पर यह कलंक माना जाता है कांगड़ा विजय। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी कांगड़ा विजय के बाद में जहांगीर ने कांगड़ा का उत्सव मनाने के लिए, विजयोत्सव मनाने के लिए उसने गायों को काटने का आदेश दिया था, और ये उसके जीवन का कलंक माना जाता। ठीक उसी प्रकार से जैसे हर शासक के जीवन पे कोई ना कोई कलंक होता ही है। अकबर के शासनकाल का सबसे बड़ा कलंक चित्तौड़ आक्रमण है ना, जब उसने वहां पर कत्लेआम का आदेश जारी किया था 1567-68 के दौरान। ये जब बयान किया गया था तो उसने कत्लेआम करवाया था। और वहीं यदि हम जहांगीर के काल की बात करते हैं तो जहांगीर में कांगड़ा अभियान उसके जीवन पर कलंक माना जाता है, क्योंकि इस कांगड़ा अभियान के बाद में उसने जो है गायों को काटने का आदेश दे दिया गया था। ठीक है, तो याद रखनी कि जहांगीर के समय सूबों की संख्या 15 थी। सूबों की संख्या कितनी है बेटा जी, याद रखना, 15। नोट लगा रहा हूं, एक बात नोट, कि जहांगीर ने कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल को जीतने के बाद उसे लाहौर सूबे में मिला दिया। लाहौर सूबे में मिला दिया। अतः सूबों की संख्या 15 ही रही।
तो ये चीजें ध्यान रखना। जहांगीर की हमने बात कर ली। अगला जो शासक बनता है, जहांगीर के बाद शासक बना शाहजहां। तो नंबर 3 शाहजहां। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। शाहजहां के समय सूबों की संख्या थी 18। सूबों की संख्या कितनी बेटा? 18। और शाहजहां ने कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा, कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा को जीता था। कश्मीर लाहौर से अलग हुआ, थट्टा मुल्तान से अलग हुआ और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। वापस सुनना, शाहजहां के समय सूबों की संख्या कितनी है बेटा? 18। 18 सूबे हैं। कितने सूबे हैं? 18 सूबे हैं। शाहजहां ने एक तो कश्मीर जीता, दूसरा थट्टा जीता और तीसरा उड़ीसा जीता। कश्मीर लाहौर का भाग था, थट्टा मुल्तान का भाग था और उड़ीसा बंगाल का भाग था। इन नए 3 सूबों का उसने निर्माण किया और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 18। 15 में यदि 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए बेटा? 18 सूबे हो गए। कितने हो गए? 18 सूबे। तो शाहजहां ने कश्मीर, लाहौर सूबे में था, थट्टा मुल्तान सूबे में था, उड़ीसा बंगाल सूबे में था। को जीतकर इन 3 सूबों को शामिल किया। इन 3 सूबों को शामिल किया। आगे बात समझ में देखो। कश्मीर पहले लाहौर सूबे में शामिल था, थट्टा मुल्तान सूबे में शामिल था और उड़ीसा बेटा बंगाल सूबे में शामिल था। इन तीनों क्षेत्रों को जीतने के बाद इन तीनों को स्वतंत्र बना दिया किसने? शाहजहां ने। और इस प्रकार से सूबों की संख्या जब जहांगीर के काल में 15 हुआ करती थी तो 3 ये नए सूबे जब जुड़े तो कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? बढ़कर के 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। नेक्स्ट नंबर 4 औरंगजेब। अब देखो औरंगजेब के सूबों की संख्या 20 या 21 बताई जाती है। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कई जगह 20 मिलेगी और कई जगह बेटा जी 21 मिलेगी। ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आएंगे। प्रश्न आपका यही आता है कि मुगल काल में सर्वाधिक सूबों की संख्या, मुगल काल में सर्वाधिक सूबों की संख्या इसी के काल में थी। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। देखो एक तो इसने बीजापुर अभियान किया 1686 में, उसके बाद इसने गोलकुंडा को जीता 1687 में, है ना। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सूबों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ध्यान रखना बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 इसको जीता और 18 पहले से थे तो 18 और 2 20 हो गए। लेकिन प्रोफेसर राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी और मजूमदार जी ने सूबों की संख्या 21 बताई है। सूबों की संख्या
कितनी बताइए बेटा? 21 बताइए। कितनी बताइए? 21 बताइए। ये बात विशेष रूप से याद रखना। और सूबे का जो प्रशासक था उसको सूबेदार कहा जाता था अकबर के काल में ही। फिर उससे एक और नाम दिया गया सिपा सलार, सिपे सालार। और बाद में लास्ट में औरंगजेब के समय नाजिम का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना ये प्रशासक का तो वैसे मैंने लिखवा दिया, लेकिन फिर भी दिमाग में आप लोग रखना इस बात को याद। ठीक है ना, याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1686 वे गोलकुंडा 1687 ईस्वी में जीतकर ईस्वी में जीता। इस प्रकार सूबों की संख्या 20 हो गई थी। सूबों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 20 हो गई थी। नोट, प्रोफेसर राय चौधरी वे मजूमदार ने औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 21 बताइए। सूबों की संख्या कितनी बताइए बेटा? 21 बताइए। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। हालांकि 20 ही थे, ये बात सच है, ठीक है ना। लेकिन प्रोफेसर राय चौधरी और एनजी मजूमदार ये कहते हैं कि सूबों की संख्या बढ़कर के 21 हो गई थी, लेकिन उन्होंने नाम भी नहीं दिया, तो इसको प्रामाणिक कह भी नहीं सकते और कह भी सकते। तो एक चीज ध्यान रखना कि दोनों एक साथ कभी आएगा नहीं, आएगा तो दोनों में से एक आएगा। ठीक है, आगे बात समझ। बाई चांस, खुदा ना खास्ता, यदि आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा? 20 करना है। या सीधा सीधा प्रश्न यही आता है आपका, क्या कि सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके शासनकाल में थी? तो सर्वाधिक सूबों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। सूबे के मुख्य प्रशासक को सूबेदार, बाद में क्या कहा जाने लगा? सिपा सलार। और औरंगजेब के काल में आते आते नाजिम कहा जाने लगा। नाजिम कहा जाता था।
अब ध्यान रखना, जो प्रमुख 12 सूबे जो बताते हैं ना, वो कौन कौन से सूबे बताए गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रमुख जो सूबे बताए गए, स्वात, स्वात के बाद में इन मुगलों का पुश्तैनी जो इलाके थे, पुश्तैनी इलाके बोले तो समरकंद, इराक ईरान वाला जो भाग था वो। एक नाम मिलता है डेरा गाजी खान का, कोई नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी बता रहा हूँ। कांगड़ा, कुमायूं, कूच बिहार, कच्छ, मेवाड़ उदयपुर वाला, अहमदनगर, गोंडवाना, झारखंड, लाहौर, कौन सा, लाहौर। ठीक है, फिर वो 3 और मिला लो, 12 तो ये हो गए, अहमदनगर, खानदेश और बरार। ये कुल 12 जो थे वो याद रखना कि 12 + 3 ये 15 सूबे थे अकबर और जहांगीर के काल में। किसके काल में, अकबर और जहांगीर के काल में। हालांकि यहाँ से प्रश्न आएगा नहीं आपका, लेकिन फिर भी मैंने नाम बता दिए है ना, कोई नहीं पूछता, नाम पूछता ही नहीं है। ठीक है, आगे बात सुनो भाई। मैंने अभी अभी कहा कि सूबे का जो मुख्य प्रशासक था, सूबे का मुख्य प्रशासक कौन है, सूबेदार, इसी को सिपहसालार और इसी को नाजिम। तो सूबेदार याद रखना, मैं बता चुका हूं आपको, जब हमने पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया था तो उस समय मैंने बता दिया था। सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक और असैनिक अधिकारी होता था। इस सूबेदार प्रांतों में सूबेदार के पद का सृजन अकबर के द्वारा 1586 ईस्वी में किया गया। और वित्तीय जो अधिकार थे, वो वित्तीय अधिकार जो दिए गए, वो मैंने कहा सूबाई दीवान की नियुक्ति की गई थी 1586 में। क्योंकि प्रांतों में स्थितियां यह थी कि पहले प्रांतों में सूबेदार के पास में सारे के सारे अधिकार थे, सारे के सारे अधिकार किसके पास में थे, सूबेदार के पास में थे। तो इस सूबेदार को नियंत्रित करना आवश्यक था, जरूरी था। इसलिए 1586 में सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए 1586 में अकबर ने क्या किया साहब, अकबर ने सूबाई दीवान की नियुक्ति की। सूबाई दीवान या प्रांतीय दीवान जिसे कहा जाता था। और प्रांतीय दीवान की नियुक्ति करने के बाद में प्रांत के जितने भी राजस्व और वित्तीय संबंधित जो मामले थे, ये सारे के सारे मामले किसको दे दिए गए, प्रांतीय दीवान को दे दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सूबेदार की जो शक्ति थी, जो उसके पास जितने ज्यादा पावर थे, उन पावर के ऊपर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि ध्यान रखना कि सूबेदार जो था, उस सूबेदार को संधि करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। तो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, लिख ही देता हूं मैं। सूबेदार, सूबेदार, सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। याद रखिएगा कि 1586 ईस्वी में सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के हेतु, सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु अकबर ने प्रांतीय दीवान या सूबाई दीवान, प्रांतीय दीवान या इसी के लिए बेटा शब्द क्या लेंगे हम, सूबाई दीवान। केंद्र में क्या कहलाता था, दीवान ए कुल, मैं लिखा चुका आपको, ठीक है। क्या कहलाता था, दीवान ए कुल, ठीक है, का पद सृजित किया, पद सृजित किया, ठीक है। और अब आपको लिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके पास में राजस्व से संबंधित सारी की सारी चीजें इसके पास में थी।
आगे बात समझे। तो सूबेदार, तो एक चीज याद रखना कि सूबेदार को संधि करने और मनसब करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि अकबर ने गुजरात के जो सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था टोडरमल, इस टोडरमल जी को राजपूतों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर रखा था। ठीक है। हालांकि याद रखना विशेष स्मरणीय तथ्य है कि सूबेदार को संधि करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा, कौन? टोडरमल, जिसे राजपूतों से संधि करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर रखा था। किसने? अकबर ने। 1580, हाँ 1580 के आसपास गुजरात का टोडर जो है दीवान बनाया गया था। किसको? सूबेदार बनाया गया था। किसको बेटा? टोडरमल को। किसको? टोडरमल को। आगे बात समझे। तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, नोट, कि सूबेदार को संधि करने वे मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। प्रदान करने का अधिकार नहीं था, परंतु गुजरात के सूबेदार राजा टोडरमल को अकबर ने राजपूतों से संधि करने वे उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया। अब आप लोगों के, मुझे पता है दिमाग में बार बार एक कीड़ा उठ रहा होगा, मनसब क्या है गुरुजी, मनसब क्या है, क्योंकि 3 4 5 बार आ गया सवाल, है ना। और ज्यादा तो मुझे पता है उनके आ रहा है जो जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि गुरुजी को टेस्ट कर लेते, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छे से कराऊंगा। मनसबदारी व्यवस्था ऐसी करवा दूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है ना, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। मनसबदारी व्यवस्था पूरी की पूरी एक एक मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मस्त रहना, चिंता मत करना किसी भी तरीके की। ठीक है, मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अब प्रांतों में और भी, हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा चुका एक एक चीज, लेकिन फिर भी केवल अब मैं समझा रहा हूं वो कब रूप में। प्रांतीय दीवान पद का सर्जन किसने किया? आपको पता, अकबर ने कब किया? 1586 में। सूबे में आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे कि सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख कौन होता था? प्रांतीय दीवान। लेकिन ध्यान रखना, ये सूबेदार के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, ये सीधे सीधे केंद्रीय दीवान या शाही दीवान, जिसे दीवान ए वजारत ए कुल कहा था हमने, दीवान ए कुल कह दो या दीवान ए वजारत ए कुल कह दो, एक ही बात है, उसके अधीन होता था, उसके प्रति उत्तरदायी होता था। जितनी भी जो भी रिपोर्ट होती थी वो सीधे सीधे केंद्रीय या शाही दीवान को ये सौंपता था।
और साथ ही साथ याद रखना कि प्रांतों में वो दीवानी मामलों, दीवानी मुकदमे जो होते थे, है ना, चोरी लूट इस प्रकार से संबंधित जितने भी चीजें होती थी, उन दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था कौन? प्रांतीय दीवान। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, अब एक एक दो दो लाइनें में लिखने वाला हूं। प्रांतीय दीवान, प्रांतीय दीवान पद का सृजन अकबर द्वारा 1586 में, बता दिया बेटा मैंने। दूसरा, प्रांतों में राजस्व व वित्त मामलों में सर्वोच्च होता था। वित्त व राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कि यह शाही दीवान, शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, और नेक्स्ट बात कि प्रांतों में दीवानी मामलों का निर्णय भी करता था। प्रांतों में दीवानी मामलों का निपटारा भी करता था। ठीक है, तो सूबेदार हो गया, प्रांतीय दीवान हो गया बेटा। ठीक है, अगला नेक्स्ट बख्शी, है ना। जैसे केंद्र में मीर बख्शी होता था, प्रांत में बख्शी होता था। सूबों की सेना की देखभाल करने का कार्य जो है ना, और यही व्यक्ति वाकया निगार के रूप में सूबे की जानकारी केंद्र को देता था। कौन? बख्शी। एक अकबर की बहन भी थी बख्शी बानो, है ना, बख्शी। प्रांतों में सेना की देखभाल, और वाकया निगार के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वाकया निगार के रूप में प्रांतों की सूचना केंद्र को देने का कार्य, प्रांतों की सूचना केंद्र में देने का कार्य। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो देखो, जब हमने सद्र व सुदूर की बात करी थी ना, तब मैंने कहा ना कि 1586 के बाद में जो है सद्र व सुदूर को प्रांतों में भी विभाजित किया गया, प्रांतों में भी भेजा जाता था, तो प्रांतीय सद्र भी वहां पर एक पद होता था, याद रखना। ठीक है, दूसरा, वस्तुतः काजी और पद सद्र, इसका पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था प्रांतों में। दूसरा, मीर ए अदल, मीर ए अदल, याद रखना बेटा, क्या याद रखोगे कि अनुदान, उत्तराधिकार और अन्य विवादों का निपटारा करता था। कौन? मीर ए अदल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रांतों में अनुदान से संबंधित, मतलब कोई अनुदान का मतलब समझते हो ना आप, डोनेशन, ठीक है ना, अनुदान आया, उत्तराधिकार से संबंधित कोई झगड़ा हो या दूसरे कोई जो झगड़े होते थे, इन झगड़ों का निपटारा करने का कार्य मीर ए अदल के द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम मीर ए अदल की नियुक्ति अकबर के द्वारा ही की गई थी।
और बड़े सूबे और जो सूबे की जो राजधानियां होती थी वहां पर कोतवाल नियुक्त होते थे। कौन नियुक्त होते थे? कोतवाल वहां पर नियुक्त होते थे। तो याद रखिएगा, मीर ए अदल, याद रखना, इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर के द्वारा की गई। इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर के द्वारा की गई। यह दान से संबंधित, दान या अनुदान वे उत्तराधिकार से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। ठीक है। और लास्ट बात कि बड़े सूबे या राजधानियों में, बड़े सूबों व उनकी राजधानियों में यह कार्य करने हेतु कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, आगे बात समझिए। तो ये प्रांतीय प्रशासन हमारा हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा? सरकार। सरकार का मतलब जिला, और जिला प्रशासन की हम लोग बात कर लेते हैं। सरकार अर्थात जिला प्रशासन बहुत बड़ा टॉपिक है थोड़ा। ठीक है, सरकार या जिले प्रशासन की मुगल काल में यदि हम बात करते हैं तो जब मैंने वही वाली टेबल, वो टेबल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, सरकार में मैंने, जिले में मैंने कहा, क्या कहा? फौजदार को नियुक्त करना है। तो सर्वोच्च प्रशासक कौन होता था? फौजदार। और राजस्व वाली जो चीजें थी वो अमल गुजार। आगे बात समझे। फिर मैंने आपको बताया था वितक जी। वितक जी जो होता था वो लिपिक होता था, जो क्या कार्य करता था वस्तुतः जिले में, कि लगान और भूमि से संबंधित जो कागज होते थे उनको तैयारी करता था। एक खजानदार, जिले का खजांची, है ना। तो फौजदार, सर्वोच्च प्रशासक जिले का। ठीक है, अगला हम बात करें बेटा तो अमल गुजार। अमल गुजार का मतलब क्या है बेटा? ध्यान रखना, राजस्व व वित्त से संबंधित कार्य। याद रखना कि खालसा भूमि से राजस्व भी वसूलता था। खालसा भूमि से भी राजस्व वसूलता था।
फिर नेक्स्ट वितक्ची, या वितिकची, एक ही बात है ना। मैंने कहा बातें करेगा, है ना, भूमि के पास में जाकर के, किसानों के पास में जाकर के। अमल गुजार के अधीन लिपिक होता था ये, अमल गुजार के अधीन लिपिक। लिपिक ठीक है। लगान व भूमि संबंधी, लगान व भूमि के कागज तैयार करता था। अगला याद रखना बेटा, खजानदार। कौन? खजानदार। मुख्य खजांची, मुख्य खजांची। लास्ट परगने का प्रशासन। परगना मतलब क्या था बेटा? तहसील। परगने का मतलब क्या था? तहसील। तो समझा चुका वैसे तो। परगने में सिकदार, ठीक है, सिकदार मतलब शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासक के रूप में सिकदार होता था। वित्तीय अधिकारी के रूप में आमिल की बात करी, किसानों से लगान वसूल करने का कार्य करता था आमिल। अब यहां पर एक थोड़ी सी विशेष बात याद रखना है। विशेष क्या बात याद रखना कि अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष, शासनकाल के 18वें वर्ष मतलब 1574 ईस्वी में 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में एक आमिल नियुक्त किया था, जिसे किरोड़ी भी कहा जाता था। 1 करोड़ दाम से अधिक जहां राजस्व आता था, वहां पर जो उसने व्यक्ति आमिल जो नियुक्त किया, उस आमिल को क्या कहा जाता था? किरोड़ी कहा जाता था। और एक हमने बात करी थी यहीं पर आमीन की, जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि शाहजहां ने प्रत्येक परगने में मालगुजारी का निर्धारण करने के लिए आमीन की नियुक्ति करी। और फिर फौतदार, मुख्य परगने का जो खजांची होता था वो क्या कहलाता था? फौतदार कहलाता था। क्या कहलाता था? फौतदार। तो सिकदार, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में परगने में, सर्वोच्च प्रशासक। नंबर 2 आमिल, किसानों से राजस्व वसूल करना, किसानों से राजस्व वसूल करना। याद रखना कि अकबर ने 1574 ईस्वी में 1 करोड़ से अधिक दाम, 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में, राजस्व वाले परगनों में एक आमिल की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा जाता था? करोड़ी कहा जाता था।
अमीन, याद रखना शाहजहां द्वारा नियुक्त है। मालगुजारी का निर्धारण करने हेतु लगान जो होती थी, है ना, मालगुजारी, फिर फौतदार, ये मुख्य खजांची था, मुख्य खजांची। मुख्य खजांची क्या कहलाता था बेटा? फौतदार। कारकुन, परगने का लिपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। कारकुन परगने का लिपिक होता था, परगने का लिपिक। परगने में नियुक्त लिपिक क्या कहलाता था? कारकुन कहलाता था। आगे बात समझिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या बेटा? शाहजहां के शासनकाल में एक तो परगना और सरकार के मध्य एक छोटी सी इकाई होती थी। चलिए खैर समय हो गया है ना, तो अगली क्लास में इसके बारे में बातें करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अकबर के काल में परगनों का जो रिकॉर्ड होता था वो फारसी भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो परगनों का रिकॉर्ड, परगनों का लेखा, या हम बोले रिकॉर्ड फारसी भाषा, फारसी भाषा में रखा जाता था, फारसी भाषा में लिखा जाता था। ये अभी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है, याद रखना, ये रखा जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। गांव वाला थोड़ा सा प्रशासन बचाए तो वो हम करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे, कला संस्कृति साहित्य की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।